प्रेम से हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद। हम जय सच्चिदानंद। प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। ओम नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, एषो पञ्चनमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। मित्रों, एक बार हार्दिक स्वागत। आज हमारा सत्र है दादा भगवान के स्वर्णिम सूत्र। हम जानते हैं हमारा देश ऐसे स्थितियों से गुजर रहा है जब प्रधानमंत्री जी ने ये अनुरोध किया है कि हम लोग तेल की खपत कम करें और सोने की खरीदारी इस वर्ष कम रहे या न करें। ये वाकई में राष्ट्रहित में है। लेकिन दादा भगवान के स्वर्णिम सूत्र, ये सोना जो है, ये रियल गोल्ड है। ये कहीं नहीं जाएगा आपके पास से। इसको संजो के रखिए आप। आज के इस सत्र में हम 6 सूत्रों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज के हमारे अतिथि हैं सुश्री नेहाबेन गांधी मैम और श्री हरेन कुमार गांधी सर। दोनों वक्ताओं को आप भली भांति जानते हैं और मैं खुद भी इनका सत्र सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। चलिए बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं। दादा भगवान के स्वर्णिम सूत्र, जो मनुष्य, सभी मनुष्य के जीवन के लिए परम हितकारी है। तो मैं प्रस्तावना कर दूं थोड़ी सी कि देखिए, ये 5 सूत्र जो है जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, वह मनुष्य कुदरत का मेहमान है। हरेन कुमार गांधी साहब इस पर विश्लेषण करेंगे। फिर है टकराव टालिए। हमारे सभी एसोसिएट्स जब भी कुछ शेयर करना चाहें अवश्य कर सकते हैं। फिर है समायोजन, एडजस्ट एवरीवेयर। महामंत्र, परिवार एक बगीचा और मन वचन काया से किसी को दुख न हो। इसको एक्सप्लोर करेंगे सुश्री नेहाबेन गांधी मैम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आप ये मान के चलिए कि आपको ये स्वर्णमाला दी जा रही है होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर की ओर से। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हरेन कुमार सर, अनम्यूट हो जाइए और सूत्र आपके हवाले। मनुष्य कुदरत का मेहमान है। प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद। सही में ये एक जो लाइन है दादा भगवान ने बताई है, मनुष्य कुदरत का मेहमान है। कितनी अच्छी बात है। मेहमान बनना कौन नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हम मेहमान बने। होस्ट बनना कम चाहते हैं, मेहमान बनना ज्यादा चाहते हैं। और एकदम प्रैक्टिकल रहता है। आपके पास भी ऐसे अनुभव होंगे। कहीं पर आप कहीं पर आप मेहमान बन के गए होंगे और आपके उधर भी बहुत बार मेहमान आए होंगे। तो जब हम मेहमान बन के कहीं पर जाते हैं और मेहमान हमारे घर पे आते हैं या कि देखिए हम होस्ट बनते हैं, ये दोनों वक्त हमारी जो मेंटालिटी होती है वो बहुत ही अलग होती है। आप खुद को एक बार जब सोच लीजिए कि आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आपकी मनस्थिति क्या होती है। और आप किसी घर पे जाते हैं, किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं, तो आपकी मनस्थिति उस टाइम पे क्या होती है। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। बट जब आप ये सोचिए कि एक मेहमान की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आपके घर जब मेहमान आते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि वो आपके लिए कुछ लेके आए। आपके घर का जो कुछ एक रख रखाव है उसको डिस्टर्ब ना करे। आपकी जो एक परिस्थिति है, आपकी जो भी जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं उसको वो डिस्टर्ब ना करे और उसी में वो एडजस्ट हो जाए। और यही चीज जब आप मेहमान बन के किसी और के घर पे जाते हैं
तो आप चाहते हो कि वो सबसे ज्यादा से ज्यादा आपकी मेहमान गति हो, आपकी हर तरह से आपको संभाला जाए, आपको हर फैसिलिटी दी जाए और अच्छा मान सम्मान मिले। तो आप ये सोचिए कि जब हम मेहमान बन के जाते हैं या मेहमान हमारे घर पे आते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है इस लाइन में, और दादा भगवान के जो होलिस्टिक साइंस जो हमें सिखाया गया है उसमें बताया गया है। प्रतिभागियों प्लीज आप म्यूट रहिए। आपका कोई प्रश्न है तो बाद में आप चैट बॉक्स में उसको रख सकते हैं। हाँ, दादा भगवान ने हमें ये सूत्र देके ये समझाया है कि ये जो कुदरत है, ये कुदरत में हम यहाँ पर एक मेहमान बन के आए हैं। तो इसको हम अपना घर या अपना होस्ट ना समझ के, अगर हम मेहमान बन के यहाँ पर हम जिएंगे तो शायद हमारा जो रोज रोज की जो जिंदगी है, हमारी जो आदत है, जिस तरह से हम यहाँ कुदरत में रह रहे हैं, उसमें पूरा बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी किसी भी तरह की व्यवस्था कोई डिस्टर्ब ना हो। उनकी जो भी परिस्थिति है उसमें हम एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। और हम जब उनके घर पे जाते हैं और उधर से निकलते हैं, तब तक हमें पूरा ध्यान रखते हैं कि हम अपना एक अच्छा अच्छा जो एक इमेज है वो छोड़ के जाए। तो बात यह है कि अगर इस कुदरत में हम आए हैं और हम यहाँ पर अगर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, हम यहाँ की जो पूरी स्थिति है, परिस्थिति है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करके जाते हैं तो ये मेहमान वाली बात नहीं हुई। तो हमें ये समझना है कि ये जो कुदरत है वो एक कुदरत जो है वो, हम यहाँ कुदरत में हम मेहमान बन के आए हैं। ये होस्ट है, कुदरत होस्ट है और हम मेहमान है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम जहाँ पर रहते हैं, हम जिसके साथ में रहते हैं और हमारे आगे पीछे की जो परिस्थिति है उसको किसी न किसी तरह और बेहतर बनाने का ट्राई करें और सुखद अनुभव देने का ट्राई करें। किसी को जाने अनजाने में डिस्टर्ब ना करें। किसी भी स्थिति जो जहाँ पर है उससे और उसको अच्छा करने का ट्राई करेंगे, जैसे एक मेहमान करता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा यहाँ पर रहना और हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो ये चीज जो हमारी है, हम एक अच्छी फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं। तो राइट सर। मतलब सर आप ये कहना हाँ, चाहते इसका हैं कि तात्पर्य ये है जी कि सर कि मेहमान को चिंता करने का कारण नहीं है। जी सर, ठीक है मतलब ना? हम जब यहाँ पर कुदरत में आए हैं मेहमान तो को, कुदरत ने हमारी सारी व्यवस्था की हुई है। नाहक क्या कि बात है, हाय मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब चिंता वेरी हमें गुड, करने की जरूरत ही नहीं है। राइट हरेन सर? वेरी गुड, एकदम आपने एकदम राइट सही राइट। बताया नेहा मैम, कि जब एब्सोल्युटली यहाँ पर राइट। आए हैं तो पूरी व्यवस्था जो हम डिजर्व करते हैं वो पूरी व्यवस्था हमको यहाँ पर दी गई है। तो इस व्यवस्था को डिस्टर्ब ना होते हुए भी हम जो अपना अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम एक आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमें बढ़ना चाहिए। पूरी करेक्ट। परिस्थिति को जो हम डिजर्व नहीं करते हैं उसकी चिंता में अगर हम यहाँ पर रह के इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो ये जो पूरी व्यवस्था है वो भी डिस्टर्ब होगी। मेहमान भी, जो होस्ट है वो भी डिस्टर्ब होगा और हम मेहमान का कर्तव्य भी यहाँ पर नहीं जी, अदा कर पाएंगे। एक सही बात छोटी है। तो सी टिप हरेन मैं सर, यहाँ पर दे आप ये सकती हूँ। कहना चाहते हैं, आपका तात्पर्य ये है कि हम इसको हवाओं को प्रदूषित न करें, ठीक है ना, मिट्टियों का प्रदूषण ना हो, जमीन का प्रदूषण ना हो, गंदगी ना हो, हमारी नदियां साफ हो, हमारी चारों ओर स्वच्छता हो, अंदरूनी बाहर सभी प्रकार की। तो ये शायद आपका तात्पर्य है। धन्यवाद। एक और इनपुट देना चाहूंगी यहाँ पर हरेन सर, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज प्लीज। कि लेडीज की एक मेंटालिटी होती है कि घर में कोई भी न्यू क्रॉकरी होती है, ऐसा कुछ भी होता है तो हम ये कहते हैं कि अभी नहीं इसको यूज करना है, जब मेहमान आएंगे तब हम यूज करेंगे। कुदरत के क्या बात सबसे बड़े मेहमान तो हम ही हैं। तो है। घर में जो अच्छी चीजें रखी है उसको बाहरी मेहमान के लिए संभाल के ना रखे और खुद भी कभी कभी उसका आनंद उठाए, तो खुद भी वही वाली फीलिंग आ गई कि भाई हम भी कुदरत के मेहमान हैं। अच्छी चीजें यूज करने का हमें भी उतना ही अधिकार है। बहुत जरूर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बताया। तो इससे हम सिर्फ इसको अगर एक लाइन में समझना है तो हम ये समझे कि आज के बाद
हम जहां पर भी रह रहे हैं और इस पूरे कुदरत में हमारी जो पूरी जिंदगी है, यहाँ कुदरत के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर एक मेहमान की तरह बिताने का ट्राई करेंगे, तो मैं मानता हूँ आप खुद भी खुश रहेंगे, आपके आगे पीछे वाले भी खुश रहेंगे, और इस कुदरत को, इस वातावरण को आप अच्छी तरह जब छोड़ के जाएंगे तो लोग आपको अच्छी तरह याद भी करेंगे। तो बहुत आओ खूब। हम डिसाइड करते हैं कि एक अच्छे मेहमान की तरह हम पूरी जिंदगी यहाँ इस पृथ्वी पे बिताएं। जी सर। राइट सर। अब दूसरी बात आती है, हमने देखा कि मेहमान को चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे नेहा में हमने बताया ना। अब मेहमान बन के गए हो तो आपकी पूरी जिम्मेदारी यजमान की है। तो कुदरत ने भी सारी व्यवस्था की है, शुद्ध हवा की, पानी की, अन्न की, ठीक है, आपके जख्म भरने की, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता, हर तरीके से कुदरत उपकारी है। तो चिंता जो है वो अहंकार का एक रूप है। जानवरों को चिंता नहीं होती, ये मनुष्य है जो चिंता के अग्नि में जलता है, क्योंकि उसमें कर्ता भाव है। और सबसे बड़ा सूत्र आप सभी ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि दादाजी कहते हैं कि चिंता करने से काम बिगड़ जाते हैं। यदि वो काम सफल होने वाला हो तो आपकी चिंता उस काम को बिगाड़ देती है। इसका एक लाइव एग्जांपल अनुभव मेरा ऐसा है कि एक बार एक ट्राइबल एरिया में मैं जा रहा था मोटरसाइकिल से, और चिंता ये कर रहा था कि इधर रोड ठीक नहीं है, गाड़ी पंक्चर न हो जाए, पंक्चर न हो जाए, बड़ी चिंता होने लगी। और सही में 15-20 मिनट के बाद गाड़ी सही में पंक्चर हो गई। तो चिंता ना करे काम बिगड़ जाता है। ये होगा कि नहीं, अब चिंता का मतलब क्या है? निरंतर तनाव में रहना। ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। होगा जो होगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। चिंता मैं क्यों करूं, क्योंकि मैं करता थोड़ी हूं। कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे हजार कारण होते हैं। वो सभी कारण इकट्ठा जब होते हैं तब कोई घटना घटती है। और चिंता करने का तात्पर्य है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ठीक है, चलिए फिर से हरेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। साहब, ये टकराव टालिए, ये भी महामंत्र है दादाजी का, जरा हमको समझाइए। जरूर। और टकराव टालिए, ये जो सूत्र है इसको बोलने के लिए एक फौजी को इनवाइट किया गया है। ये भी क्या एक बात है। एक तरह का को इंसिडेंस है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक फौजी की जिंदगी है, वो हरदम टकराव के लिए तैयार रहता है। बट ये सोच के वो बैठता है, उसकी अंदर की चाह ये होती है कि कभी कभी भी टकराव ना हो। और यहाँ पर इस सूत्र में जो हमें सिखाया गया है, टकराव टालिए, ये जिंदगी का मैं मानता हूं कि सबसे बढ़िया कोई एक सूत्रों को अगर फॉलो करना है तो ये मानता हूं कि ये टकराव जो है, अवॉइड क्लैसेस, ये जो हमारे उधर क्लैसेस होती है, तो अगर उसको ही अगर हम अवॉइड करें तो जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह गुजर जाएगी। और आप ये समझिए कि नॉर्मली टकराव से सबसे पहले हानि किसको होती है? जब भी टकराव होता है तो टकराव में हानि दोनों को होती है, बट सबसे पहले और सबसे ज्यादा हानि होती है कि जो टकराव करता है। शुरू करता आप है। ये समझिए कि सपोज आप रास्ते पे चल के जा रहे हैं, एक छोटा इधर उधर का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बीच में एक बिजली का खंभा आ गया, और आप क्या करोगे? बिजली का खंभा आ गया तो आप क्या करोगे? उसको अवॉइड करके साइड पर से चलेंगे। डेफिनेटली बहुत सही बताया। उसको हम अवॉइड करके साइड पे चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बिजली का खंभा है वो तो उधर से हटने वाला नहीं है, और स्ट्रांग भी अगर हम टकरा गए तो नुकसान हमको ही होगा। तो यही एक छोटी सी चीज है, बट इसके जो मायने हैं वो अनगिनत है। कि जो भी जहां पर टकराव पाने की स्थिति होती है तो हमें अपने आप को उधर से थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समस्याओं से दूर रहना है। टकराव टालने का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि आपको समस्याओं से दूर रहना है। बट बात क्या है कि आपको समस्या जो भी है उसको एक तरह से समझ के, जहां पर भी किसी तरह का क्लेशिश उत्पन्न ना हो, अपने आप को उस तरह से पेश आना है, उस तरह से डालना है। जैसे आप ये समझिए कि यहाँ पर एक भैंस है, भैंस अगर रास्ते में अलमस्त चल के आ रही है तो आप क्या करेंगे? नेहा मैम, आप क्या करेंगे? या तो जब तक वो पास नहीं हो जाए तब तक वेट करेंगे,
या तो फिर दूसरे रास्ते से हम निकल जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सही, क्योंकि भैंस जो है वो अपने आप में मस्त चलती है, उसको आगे पीछे का हम्म। कुछ ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है कि किसी के तरह भी क्लेसिस है, मिस उसको टकराने का ट्राई नहीं करना है। तो आप जैसे बिजली का खंभा है या जो मदमस्त चलती हुई भैंस है, इसको आप एक टकराव मान लीजिए, जिंदगी के टकराव मान लीजिए। और उस परिस्थिति में आप जो करते हैं वही चीज अगर अपने अपने रोजमर्रा की रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चित आप तो शांति पाएंगे, बट आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके आगे पीछे वाले लोग हैं, और आपका जो महान है वो भी एक सौहार्दपूर्ण रहेगा। और समस्या टालने का सबसे बड़ा एक सूझा मिस सबसे बड़ा एक तरीका ये है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। आप ये समझिए कि क्या बात है। कोई करेक्ट। भी अगर समस्या आपके पास आती है तो आप उसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले अगर ये समझ जाए कि ये समस्या आपके पास आई है, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ किए हुए कर्म का नतीजा है। अगर आप अपनी ये समस्या को किए हुए कर्म का नतीजा समझ के अगर उसको एक तरह से एक्सेप्ट करके आप अपने आप को उसमें डालने का प्रयत्न करता है, समस्या से दूर भागने की बात नहीं है। बट जहां पर भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, तो अगर हम अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के अगर उसको हम उस समस्या से हल करने का ट्राई करेंगे, तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। कोई भी टकराव होता है, कभी भी आपके लाइफ में जो एक या दो बार कहीं पर भी जब भी टकराव हुआ होगा, उसको एक बार आप याद करिए। जब टकराव खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि सही में ये टकराव जो हुआ उसका मेन कारण तो मैं ही था। अगर ये जो टकराव हो रहा था तो उसमें अगर मैं ही अपने आप को पीछे खींच लिया होता, मैंने ही अपने आप को संभाल लिया होता, तो मैं मानता हूं कि ये टकराव नहीं होता और उससे ना नुकसान मुझे क्या होता, बात है। ना वाह वाह नुकसान वाह। आपको होगा। और मुझे बहुत ये लगता सुंदर। है, हरिन सर। सर मुझे ये लगता है कि ये जो टकराव टालिए है ना, उसको बाहर इम्प्लीमेंट करने से बेटर है सबसे पहले सबको अपने घर में ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या बात है। ये वाह। सबसे बड़ा जो टकराव है वो बाहर तो कम होता है, बाहर जो भी होता है वो अपने आप में सुलट भी जाता है, लेकिन घर में जो टकराव होते हैं, छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो पूरी परिवार की सुख शांति है वो जोखिम में आ जाती है। सो टकराव, परिवार टूट अवॉइड जाता है। सही क्लैशेस बात है। सबसे पहले सही हमें बात है। यूज करना है अपने खुद के घर में। जैसे हम ट्रैफिक के बहुत। नियमों को फॉलो करते हैं, समझ में आता है कि हस्बैंड गुस्से में है, मतलब लाल बत्ती है तो रुक जाओ भाई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो जो बोले हाँ में हाँ भर दो। फिर पता चले कि ग्रीन लाइट हो गई है, अभी शांत हो गए हैं, फिर धीरे से अपनी बात रखो, भाई आपने जो कहा मेरे कहने का इसका ये मतलब था। सेम चीज क्या हस्बैंड बात। को भी, हस्बैंड को और के ऊपर भी अप्लाई होती है कि जब वाइफ गुस्से में है तो वो चुप हो जाए और धीरे से इसका सोल्यूशन निकाले। वाह 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 नेहा मैम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मुझे कविराज की पंक्तियां याद आ गई आपकी बात सुनकर कि वाद ने विवाद थी अहंकार दाझे छे। राइट। वाद में विवाद थी अहंकार दाजे छे, बीजा ने जिताड़ी पोते बाजी हारवी। तो हम होतेबाजी। यदि बहस में हार जाते हैं तो वास्तव में वो हार नहीं है, बल्कि हमारे सुख शांति का एक सूत्र है। बहुत सुंदर कहानी है मैम, आपने राइट बहुत सर। बहुत अच्छे। ही वो सुंदर पद है। वो कहते हैं और ना सर, टकराव हार के टाले जीतने कैसे। वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बात है नेहा मैम, और इसका टूल क्या है ये बताइए अब। टकराव तो टालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो जो आपने अभी जो बात की, बहुत बड़ी बात की कि अहंकार, सो खुद के अहंकार को, खुद के ईगो को हमें थोड़ा सा साइड पर रखना है कि किसी की मुझे कैसे बोल के जाए, हाउ डेयर ही के मुझे बोल के जाए। तो सबसे पहले तो अपने इस ईगो को साइड पर रखना है। और उससे सबसे बड़ा जो सूत्र है दैट इज एडजस्ट एवरीवेयर। क्योंकि क्या हम बात है। कुदरत के मेहमान हैं। तो कुदरत में अभी जो हम कंप्लेन कर रहे हैं कि गर्मी इतनी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, सो वी हैव टू एडजस्ट हियर ऑल्सो, क्योंकि गर्मी बढ़ने की कहीं ना कहीं रीजन तो हम ही है, वजह तो हम ही है। हमने ही पेड़ पौधे को काटा है, हमने ही फ्यूल का ज्यादा यूज किया है। तो ये वी हैव टू एडजस्ट इन नेचर ऑल्सो, वी हैव टू एडजस्ट इन होम ऑल्सो, एंड सबसे बड़ी बात, वी हैव टू एडजस्ट विथ अवर ओन सेल्फ। खुद के साथ एडजस्टमेंट लेना बहुत जरूरी है, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अगर किसी को सुख दे सकते हैं, अगर किसी की शांति दे सकते हैं, तो दैट वी शुड डेफिनेटली ट्राई।
मतलब जो भी परिस्थितियां हैं, हर बार परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं है। तो जो भी हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस है, जो भी विषम परिस्थितियां है, उसमें अपने आप को संभाल के रखने के लिए एडजस्ट करना जरूरी है। कई क्या बात दादा है। भगवान का एक बहुत अच्छा मुझे इंसिडेंस याद है। ही वॉज गोइंग बाई ट्रेन, उनके साथ उनके एक और पर्सन भी थे। अब ट्रेन में जा रहे थे और उनको जगह नहीं मिली बैठने की। वो जो टॉयलेट की जो होते हैं ना, वहां पर बाहर की तरफ बैठकर आए। जब अहमदाबाद वो उतरे, जब पूछा कि कैसी रही जर्नी, ही सेड ओ एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। उनके साथ जो भाई थे, महात्मा थे, उन्होंने ये बोला कि हम तो यहाँ पर इस तरह से बैठ कर भी आए हैं, हमें जगह नहीं मिली, और आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा रही हमारी जर्नी। उन्होंने ये बताया, किसी बैठने की जगह कहाँ नहीं मिली, सीट पर नहीं मिली, लेकिन नीचे तो जगह मिल गई। हमारा पर्पस था अहमदाबाद तक पहुंचना, हम टाइम पर अहमदाबाद पहुंच तो गए, यहाँ पर नीचे उतरने के बाद सबसे इतने अच्छे से मिल लिए। तो ये जो असुविधा है, वो असुविधा में भी उन्होंने सुविधा को देख लिया, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू। ये है एडजस्ट एवरीवेयर, नॉट ओनली दूसरों के साथ। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट जो लेना है, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट खुद के साथ लेना है, कि भाई हम अपने आप को दूसरी परिस्थितियों में किस तरह से हम अपने आप को सेट कर सकते हैं, हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी क्या चीज बात बताई। मुझे गुजराती के 3 शब्द याद आते हैं। वो 3 शब्द अगर हम अपने हमारे मगज में हम हमेशा उसको याद रखेंगे। और वो 3 शब्द बहुत ही छोटे शब्द हैं। ચાલશે, ફાવશે અને ભાવશે। हाँ 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 हाँ। ચાલશે, ફાવશે અને ભાવશે। अगर ये 3 शब्द में चलेगा, कुछ भी होगा, यस इट विल बी, इट इज ओके टू मी। और जो भी खाना बना है वो मुझे भाएगा, मिस पसंद आएगा। तो चाल से, क्या बात पाव है। से, भाव से, अगर ये 3 चीज याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट एवरीवेयर एवरीवेयर। इन एवरी सिचुएशन। और उसी के लिए हमें ये तो काउंटर पुली डालना भी बहुत जरूरी है। काउंटर पुली कैसे डालेंगे? जैसे अगर खाने में नमक ज्यादा हो गया, तो उसके अंदर पानी मिला दो, या शक्कर मिला दो, या घी मिला दो, और उसके हिसाब से उसको खा लीजिए। अगर सामने वाला, जैसे अगर सामने वाला पर्सन जो है, उसका स्वभाव अगर बदल रहा है, तो अपनी पुली को चेंज कर दीजिए। पुली का काम क्या होता है? कंट्रोल करना। कि जब जोर से नीचे की तरफ अगर बकेट जा रही है, हम जो कुएं में से पानी निकालने के लिए पुली का यूज करते हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बकेट कहाँ जाएगी? अंदर गिर जाएगी, पारा पूरा जो पानी भरा हुआ है वो भी अंदर गिर जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन अगर उसी पुली को हमने प्रेशर डाल दिया, उसी के अच्छे से उसको प्रेशर डाल के खींच लिया, तो हमारे पास पानी भी आ जाएगा और हमारी मेहनत भी बच जाएगी। क्या काउंटर बात है पुली। नेहा मैम, आपने तो ये तप करने का सूत्र बता दिया। जी। दादाजी इसी को तप कहते हैं, तप। तब कहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए, अब हम हिमालय तो जा नहीं सकते, जंगल में जा नहीं रहे, हम्म। तो एडजस्टमेंट करना, यानी अपने आप में प्राप्त जो संयोग हुआ है उसके साथ एडजस्ट किया, यानी आपने तप कर दिया, आप तपस्वी हो गए, ऐसा मान के चलिए। बहुत राइट। सुंदर किया जो मैम। हम जो करते हैं वो बाहरी तप की महिमा गाते हैं, कि उपवास क्या कर बात है। लिया, खाना बंद कर दिया। लेकिन जरूरी है आंतरिक तप, कि अंदर हमारे अंदर जो भी चल रहा हो, लेकिन बाहर उसकी इफेक्ट ना हो। वो आंतरिक तप करना जरूरी है। अब नेहा जी ने बताया था परिवार में टकराव टालना है। अच्छा, ये क्यों टालना है? क्योंकि बोले परिवार बगीचा है। नेहा जी बताइए, बगीचा किस तरह है ये? और ये अभी बगीचा है तो पुराने समय का परिवार क्या था? पुराने समय का जो परिवार था वो सर खेत था, क्या कि बात जहां है। पर एक ही तरह की फसल उगा करती थी। अच्छा। जहां पर परिवार का मुखिया जो है वो सारी बातें बता देता था और सारे लोग उसको फॉलो कर लेते थे। अभी एक और जैसे। आज का जो परिवार है ना, वो एक सुंदर सा बगीचा है। बगीचा में क्या होता है? बगीचा में एक ही प्रकार के फूल होते हैं? नहीं, नहीं। बगीचे में मोगरा भी होता है, गुलाब भी होता है, मैरीगोल्ड होता है, चंपो चमेली, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। तो आज का जो परिवार है ना, वो पूरी तरह से सुलझा हुआ परिवार है, एक बहुत ही समझदार परिवार है। और स्पेशली जब आजकल हमारे फैमिलीज में जेन जी आ गए हैं, तब तो और सुंदर बगीचा बन रहा है। क्योंकि हर किसी की अलग खुशबू है, हर किसी की अलग सोच है।
वो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं ना, वैसे ही हर किसी की सोच, हर किसी के का समझने का तरीका अलग होता है। किसी को सही। भौतिक सुख में किसी को बिना एसी के चलता नहीं है, और किसी को एसी से सर दुखता है। सो ये सबका बिलीफ सिस्टम जो है वो अलग अलग है। हम ये समझते थे कि भाई हमें तो 80-90% लाने ही होंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही होगा, तभी लाइफ सफल होगी। और आजकल की जो जेन जी है वो समझ रही है कि ये इतना ज्यादा पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बात। सबकी सोच मिलाकर जो हम काम करते हैं, सबकी सोच मिलाकर एक जो बेसिक फाउंडेशन बनता है वो है परिवार। कि सबकी सोच अलग है, सबकी चॉइसेस अलग है, एक ही परिवार में रहते हुए भी, कि मुझे रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है। सो दैट इज द डिफरेंस। और इसीलिए जरूरी नहीं है कि गुलाब मोगरे की खुशबू दे। इज इट पॉसिबल? कभी भी पॉसिबल है कि गुलाब में से मोगरे की खुशबू आए और मोगरा रेड कलर का मिले? नहीं पॉसिबल है ना? वैसे ही हर फैमिली का हर पर्सन जो है उसका स्वभाव अलग है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वही टकराव हो जाएगा, वहीं पर एडजस्टमेंट नहीं ले पाएंगे। सो इसीलिए अच्छा हर नेहा एक मैम, पर्सन की। जी सर। मैं आपको एक कठिन प्रश्न डालने वाला हूं अभी, एक जो मेरे दिमाग में आया जी। कि परिवार में टकराव टालना है। अब मान लीजिए एक ऐसा प्रसंग है कि अभी गर्मी का समय है, एसी चल रहा है, जी। और दो भाई है, और एक भाई कहता है मुझे सर्दी है एसी बंद कर दो, और जी। दूसरा कहता है मुझे गर्मी हो रही है एसी मुझे चाहिए। अब ये ग्रेट। स्थिति से हम कैसे निपटे, जरा बताइए ना। सर ये बहुत ही सिंपल चीज है इसके अंदर। जिसको गर्मी लग रही है उसको भी थोड़ी सी ठंडी तो चाहिए, और जिसको ठंडी लग रही है उसको हल्की एकदम गर्मी में तो उसको भी नहीं जाना है। तो हम टेम्परेचर सेट कर ले, टेम्परेचर हम 22, 18, 22 पे न डालकर टेम्परेचर को हम 26 पर सेट कर दे, ना ठंडी ना गर्मी, क्या बात नॉर्मल है। एडजस्टमेंट हो गया। મારે આ મેં જોઈએ છે એમ કીધું એને એટલે ઈ કે राइट। મારી अच्छा तो ઘंટાઈ ये टेम्परेचर एडजस्ट करने से ये पूरा माहौल ही एडजस्ट हो जाएगा। લે દઉં मम्मी राइट। हाँ, और दूसरा एक पार्टिसिपेंट ऑप्शन। आपका अनुभव है इसमें। हाँ। સઈટી હારું તો એમ કીધું એને એમ કીધું કે મને એમ કીધું ને सर આવી इनको દીધો थोड़ा કીધું सा आप હાથે अनम्यूट कर, દીધું अरे છોકરા सॉरी કાઢી म्यूट कर કરે देंगे प्लीज। नेहा पार्टिसिपेंट्स गोसाई आपको जी कुछ को। कहना है। દઈ દઉં છોકરા છોકરા કરે છે ને એમ हेलो। એટલે એને એમ કીધું કે તો તું જે નથી કઈક વાણીઓ ગોતી રહી नेहा गोसाई जी। नेहा गोसाई जी को प्लीज नेहा म्यूट कर कुशल दीजिए। मैम, हाँ मैंने म्यूट कर दिया, हाँ। चलिए आगे जी। बढ़ते हैं। राइट। और दूसरा एक हम यहाँ पर एडजस्टमेंट ले सकते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, भाई एसी चलने दो, खुद कंबल ओढ़ के बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट सर। क्या आपने निकाल दिया, फर्स्ट क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ पार्टिसिपेंट्स आपके बहुत काम की चीज है ये। अब इसका परिणाम क्या होगा यदि ऐसा करते हैं तो मैम? इसके परिणाम में घर में सुख, शांति, और इन दोनों चीजों के अलावा एक और चीज आती है, वो है समृद्धि। क्योंकि लक्ष्मी जी ओ, और सरस्वती जी दोनों वहीं पर टिकते हैं जहां पर शांति होती है। उन्हें ज्यादा क्या टकराव बात। पसंद नहीं है। तो घर में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो सबसे पहले खुद के घर में आराम से शांति होनी जरूरी है। लक्ष्मी जी भी चाहिए तो घर में सुख और शांति जरूरी है। हस्बैंड वाइफ और बच्चे तीनों मिलकर अगर आपस में लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो लक्ष्मी जी भी वहीं पर नाराज होकर चली जाएंगे, फिर कितने भी प्रयास कर लो वो आने वाली नहीं है। सो एक दूसरे के ओ, साथ जब एडजस्टमेंट लेना सीखेंगे, तब चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। हाय मेरे बेटे का क्या होगा, वो कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कमाएगा तो कितना कमाएगा, उसकी शादी कैसे होगी, अरे भाई अभी उसकी पढ़ने की उम्र है तो छोड़ो ना, उसको पढ़ने दो, फोकस वहीं पर करो, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो इससे दूसरा एक ये होगा कि जब हम ये मान लेंगे कि हम कुदरत के मेहमान हैं, तो हमारी चिंता तो कुदरत को करनी है। तो हमारे पास कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी हम शांत रहेंगे, अंदर से हम क्या खुश बात है। रहेंगे कि भाई जो भी है कुदरत संभालने वाला है ना, तो मैं क्यों चिंता करूं। और यही वाह वाह अक्षय वाह। विज्ञान है। और इसी के थ्रू अगर हम चलते हैं तो सुख, शांति, समृद्धि, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब हम एडजस्ट नहीं करते, जब हम चिंता करते रहते हैं, एट द टाइम होता क्या है, हम अंदर से जलते रहते हैं, सर भारी रहता है, खुद एकदम एक ऐसा फील होता है कि हम एक बहुत भारीपन से पास हो रहे हैं।
लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें हमने शुरू कर दी, जानना और इसके हिसाब से जीना शुरू कर दिया, तो वी फील वेरी लाइट। दुनिया गई साइड में, हम अपना संभाल के चले, वैसी एक परिस्थिति हमारे लिए आ जाती है। और वाह इसमें वाह मैं कुछ वाह। ऐड करना चाहूंगा। जी सर। आज के जितने भी सूत्र है वो इस माहौल, आज की दुनिया में अभी जो माहौल चल रहे हैं, जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस की हम अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं, जिससे एक दर्द तो ठीक होता है, दूसरा तकलीफें आ जाते हैं, दूसरा ऑर्गन खराब हो जाता है। बट दादा भगवान ने ये जो सूत्र दिए हैं ना, मैं ये मानता हूँ, पूरी दृढ़ता से मानता हूँ कि ये हर एक सूत्र, जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीजेस इस बार इस दुनिया में भी जो चल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी दवाई ये है। और ये जितनी भी दवाइयाँ ये सूत्र के रूप में यहाँ पर दी गई है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसकी हम गारंटी देते हैं। और इसके सर। साइड बेनिफिट ही है। तो मैं मानता हूँ साइकोसोमेटिक डिसीज को भी कंट्रोल करने के लिए ये जितने भी सूत्र है उसका हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करें, अपने परिवार से ही करें। तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ बहुत सही होगा, सुंदर हो जाएगा। जी राइट। सर। हरिन सर, ये साइकोसोमेटिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स को शायद ये साइंटिफिक टर्म ना पता हो। तो जी सर। साइकोसोमेटिक मतलब, हाँ, उनका थोड़ा अर्थ समझाइए। सी साइकोसोमेटिक डिसीजेस क्या होता है कि वो हमारी जो भावनाओं में, हमारी इमोशंस में जो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स है, ग्रंथियां है, उसमें इम्बैलेंस होता है। और हमारी जो ग्रंथियां है जो अलग अलग स्त्राव उत्पन्न करके हमारी पूरी बॉडी की जो चयापचय की क्रियाओं है उसको मेंटेन करते हैं। जिस तरह से हमारा ग्रोथ होना, हमारा पचना, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होना, हमारे राइट। फेफड़े का ओ हो जो हम हो। सांस लेते हैं, जो इतने अलग अलग हमारी जो सिस्टम काम करती है, वो पूरी जो काम करती है वो जो ग्रंथि के स्त्राव के अनुसार काम करती है। और हमारी जो इमोशंस, जिस तरह से अगर आप खुश हो गए तो एक अलग तरह का स्त्राव पैदा होता है, आप गुस्से हो गए तो एक अलग तरह का स्त्राव पैदा होता है। इस तरह से आपकी इमोशंस की वजह से, तरह तरह की इमोशन की वजह से तरह तरह के स्त्राव उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए जब वो नेगेटिव धन्यवाद इमोशंस धन्यवाद। होती है, वो हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान करती है। और वो तो फिर जो बिल्कुल नुकसान होती है हमारे ऑर्गन को खराब करती है। सो दिस इज कॉल्ड आसान शब्दों में साइकोसोमेटिक ये मान डिसीज। लीजिए आप कि मन के अशांत होने के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक शारीरिक बीमारी। बीमारियां। वेरी गुड, थैंक यू बहुत वेरी सही। मच सर। और अब ये सभी सूत्रों में जो सबसे गहन सूत्र है, ये प्रातः संकल्प भी है कि हमारे प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये बहुत गहरा गहन सूत्र है। दादा भगवान स्वयं ये प्रार्थना करके घर से बाहर निकलते थे। और इसको विश्लेषण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नेहा मैम। जी सर। आप बताइए मन वचन का, इसके ये चमत्कारी किस तरीके से ये जादूगरी है, ये मन वचन काया से किसी को ये दुख ना। जादू इसलिए है कि सबसे पहले सुबह में उठकर अगर हमने सिर्फ 5 बार ये बोल लिया कि प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी न हो, न हो, न हो। इससे होगा क्या कि हम सबसे पहले एक भाव कर लेते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड कर देते हैं, ये हम डिसीजन मोड में आ जाते हैं कि मेरा जो मन है, मेरी वचन मतलब मेरी वाणी, और काया मतलब शरीर से मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है। सो हम एक ये डिसिसिव डिसिसिव मोड पर आ गए। और उसके बाद दादाजी क्या कहते हैं कि कुदरत क्या कहता है कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये नहीं ही करना है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए हमें डेफिनेटली हेल्प करता रहेगा कि हमें किसी को बुरा भरा बोलना नहीं है, या किसी को वर्तन से दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को मारपीट नहीं करनी है। लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत लेता है। क्योंकि हमने तो डिसाइड कर लिया था मुझे तो दुख देना ही नहीं है, बट सामने जो कुछ भी अगर सरकमस्टेंसेस आ गए उसके चलते हमें ये एक्शन लेना पड़ा, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत लेता है। हम इसमें से बाहर निकल जाते हैं। और बाई चांस अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो इमीडिएटली हमें सी, जहां पर भी अतिक्रमण होता है वहां पर प्रतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का ऑपोजिट इज प्रतिक्रमण। अतिक्रमण इट मीन्स व्हाट, कि जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो नॉर्मालिटी है, उससे हम हट जाए। गुस्सा इज अतिक्रमण, किसी के साथ मारपीट
अतिक्रमण। सो ये जब, या इवन खुद दुखी होना, दैट इज ऑल्सो अतिक्रमण। अब इन सब चीजों का काउंटर क्या होता है? तो प्रतिक्रमण। कि भाई अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया है तो इमिडिएटली उसका प्रतिक्रमण कर ले, कि भाई मुझे तो उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो भी भगवान है उसको साक्षी रख के, कि भाई मुझे, मैं इसे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सरकमस्टेंस ऐसे हो गए कि मुझे बोलना पड़ा, तो उसकी वजह से उस सामने वाले पर्सन को जो भी दुख हुआ है उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। तो वो एक इरेजर का काम करेगा कि जो भी नंबर हमने डाले हैं हमारे कर्म में, तो वो इमीडिएटली इरेज हो जाएंगे। सो अतिक्रमण जहां पर भी होता है उसका प्रतिक्रमण हो जाए, यानी हम माफी मांग ले। और किसी का जो भी है कि भाव बिगड़े, वैसा हम व्यवहार उस तरह से होना चाहिए कि सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है कि मैंने तो बोल दिया है ना, अब मैं जो मर्जी चाहे करूं। ऐसा नहीं है। इस ये एक भाव है, ये अंदर का एक हमारा डिसीजन है कि हमें इस तरह से बिहेव करना है, तो हमारा भाव खराब नहीं हो। वो दादाजी एक ये भी कहते थे कि अगर आपको गुस्सा करना है तो वो भी आर्टिफिशियल होना चाहिए। जैसे एक माँ को अपने बच्चे को सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़े, तो दैट शुड बी मैकेनिकल गुस्सा, वो अंदर से नहीं होना चाहिए। वो जो गुस्सा है वो बाहरी गुस्सा होना चाहिए, अंदर तो मन शांति होना चाहिए। तो बिना भाव को बिगाड़े व्यवहार होना चाहिए। और उसके लिए, ये जो हमारा भाव न बिगड़े, उसके लिए एक चीज अगर हम ध्यान रख सके तो ये भी हमारे दादा भगवान के सूत्र का ही बहुत ही बड़ा सूत्र है कि हुआ सो न्याय बन्यू ते न्याय। कुदरत में कभी भी अन्याय नहीं है, कुदरत में हमेशा न्याय ही है। चाहे हमें दिखाई नहीं देता वो चीज अलग है, क्योंकि कुदरत कब का हिसाब कब निकाले वो हमें भी पता नहीं है। सो आज मेरे साथ जो भी हो रहा है वो अन्याय नहीं है। इसीलिए कविराज का एक पद भी है, कुदरत मां अन्याय कदी नहीं, न्याय कदी खोड़िश नहीं, थयु बन्यू ते न्याय समझजे, दादा श्री दादा श्री भगवान कहे। भगवान कहे, वाह। राइट, मतलब जो भी है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होता है। कुदरत में जो डिसाइडेड है हमारे कर्म के हिसाब से वही होता है। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि इन सूत्र को स्वर्णिम सूत्र क्यों कहा गया है, और आज हमने सिर्फ सूत्र के ऊपर क्यों लिया ये सेशन सर? अब देखिए, स्वर्णिम सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि सोना एक ऐसा धातु है, ऐसा एलिमेंट है जिस पर समय का, काल का कोई असर नहीं पड़ता। जी। आज से लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पूरा पहले जमीन के अंदर दबाया गया सोना भी जब आज निकलता है ना, वो अब उसकी चमक, उसके तत्व वैसे ही होते हैं। तो ये जो दादाजी के सूत्र है, एक तो ये परमानेंट है, इनकी क्वालिटी, राइट। और ये सभी के लिए हैं। सोना ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, ये मनुष्य मात्र के लिए। तो ये स्वर्णिम सूत्र इसलिए कहा गया है इसको, एक तो ये परमानेंट है, रियल है, बहुमूल्य है, असरदार है, और बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे मुसीबत में सोना काम में आता है ना, इसी हम्म। प्रकार दादा के सूत्र विपरीत संयोगों में बहुत बहुत काम देते हैं। ये ज्ञान यदि संकट के समय हाजिर हो जाए, दादाजी का एक वाक्य भी, उस समय आप अनुभव करोगे कि परम शांति है, कोई असर ही नहीं। इसीलिए इसको स्वर्णिम सूत्र कहा है। जय सच्चिदानंद। तो मतलब सर अगर हम शॉर्ट में समझना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की अगर कला सिखाता है, तो ये सूत्र जो है वो हमारा व्यवहार कुशलता और जीवन जीने की कला हमें सिखा देता है। कि कहीं पर अगर हम इसको एप्लीकेशन में डाल देते हैं इन सूत्र को, तो हमारे व्यवहार बहुत इजी हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब अभी नेहा जी ने किया, तो प्रतिक्रमण में ये है कि प्रतिक्रमण का सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जैसे ही आपकी भूल हुई उतना ही जल्दी प्रतिक्रमण करें। आपकी जो भूल हुई है उसमें और प्रतिक्रमण में अगर पहले सूत्र में हम मेहमान बनते हैं तो लास्ट फोर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। क्यों? कि हम मेहमान बनते हैं तो एडजस्ट कहीं भी हो जाते हैं। अगर मेहमान के स्वरूप में हम जाते हैं क्या कहीं बात भी है, एडजस्ट हो जाते हैं। मेहमान को एडजस्ट करना पड़ता है, और गुड। अपना मन वचन काया उस समय सामने वाले को फॉलो करता है, यानी किसी को दुख ही नहीं देता है। क्या बात है। तीसरी बात, टकराव।
तो टकराव भी नहीं होता जब जब हम मेहमान बनते हैं तो। मेहमान क्या टकराएगा बेचारा। वो टकराएगा ही नहीं, क्योंकि मेहमान है, वो खुद जानता है वो मेहमान है, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। फिर अपना परिवार बगीचा है। परिवार बगीचा है, जो हम कहीं भी जाते हैं बगीचा में तो हम कितना आनंद लेते हैं। तो वो एक बगीचा हमको देख, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ बगीचा देख के हमको खुद को आनंद होता है। अगर हम मेहमान रहते हैं, वो पांचों क्या एक दूसरे बात के है साथ सर। इतना कोई रिलेटेड है बहुत बढ़िया। कि वो पांचों सूत्र अगर एक भी फॉलो कर दिया तो पांचों अपने आप आ जाए। क्या बात राइट है, राइट मेरे सर राइट। ने बहुत सुंदर बात कही और पांचों सूत्रों को पांचों फूलों की माला बना दी। वेरी गुड। अब पार्टिसिपेंट्स, आपको कुछ कहना है या अपनी बात रखना है? आपको दादाजी का कोई और एक सूत्र याद आ रहा है, यस सर। आपने जो कहीं पढ़ा है? हाँ जी। यस सर। हाँ नेहा जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। यस। बोलिए फर्स्ट ऑफ बोलिए। ऑल जय सच्चिदानंद टू ऑल जय ऑफ जय यू। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और सही में आज टॉपिक जिन्होंने भी डिसाइड किया है वो जस्ट ऑसम, बिकॉज थोड़े टाइम पहले मैंने एग्जाम दी थी और आज पूरा रिपीटेशन होगा। सो आई एम सो हैप्पी। एंड वन ऑफ द बेस्ट सूत्र ऑफ दादा जो मैं मानती हूँ कि मैन इज अ गेस्ट ऑफ नेचर, वो मुझे सही में बहुत ही अच्छा लगता है। और आज हरेन भाई और नेहा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भी है। तो आई बिलीव इन दैट। फिर एडजस्ट एवरीवेयर, अवॉइड क्लैशेस। आज का ही मैं एग्जांपल बोलूँ तो हम जर्नी कर रहे हैं और सोचा कि एक पेट्रोल पंप बंद आया, दूसरा चालू है बट पेट्रोल नहीं है। तो मैंने बोला अभी मैं क्यों चिंता करूं, दादाजी है ना, हो जाएगा, हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो सही में आज जो की आज के जो 5 सूत्र बहुत ही अच्छे हैं और सबको अपनी लाइफ में वो ओबे करना ही चाहिए। एंड थैंक यू सो मच चंद्रकांत सर, हरेन सर, नेहा जी, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑसम, सुपर, थैंक यू सो मच। और मेरा पूरा थैंक यू। रिपीटेशन भी थैंक आज यू। हो गया। बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये राष्ट्र हित में एडजस्टमेंट करना है। इसलिए दादाजी ने कहा था एडजस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर पर आप फोकस कीजिए, हर राइट। जगह, हर स्थान पर। आज का जैसा माहौल है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे अनुरोध किया है, तो यहाँ भी दादाजी का सूत्र अप्लाई होता है कि आपको एडजस्ट करना है। यदि आप कम दूरी पर रहते हैं, आपका ऑफिस, तो साइकिल से जाइए, पैदल जाइए, बगैर सोने का थोड़ा सा प्रलोभन कम रखिए। तो चलिए, बहुत आनंद आया इस चर्चा में। नेहा मैम, हरेन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी एंजॉय दिस लाइफ। एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ, किसी सोनम को बोल कहना रही है? हूँ, जय जय सच्चिदानंद। हाँ। हाँ, सोनम बोल रही हूँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, सोनम रानावत आ, मैडम, हाँ, वेलकम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ऑफिस के रिलेटेड है। ऑफिस में जब भी कोई भी मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है कि एग्जाम्पल लाइक मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ और इंटरव्यूज वगैरह लाइन अप किए जाते हैं। तो मैंने एडमिन से कहा, एडमिन पर्सन से कहा है कि आप जब भी इंटरव्यू लाइन अप करते हो तो एक दिन पहले इन्फॉर्म करो। तो वो लोग बराबर। बोलते हैं कि नहीं, एक दिन पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे हम लोग, आपको तुरंत ही बताएंगे जब भी कैंडिडेट आएगा तभी। और वो लोग सब मेल वगैरह डाल रहे हैं एंड दे आर लाइक, आप अपना नेक्स्ट डे का पूरा टाइमिंग स्केड्यूल हमको बताइए। तो ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में उसको कैसे डील करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा है। चलिए, सवाल का जवाब देने के लिए वो पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं और दूसरे दिन इंटरव्यू लाइन अप कर देते हैं, तो आप रिक्वेस्ट ये करिए, उन्होंने आपका शेड्यूल मांगा तो आपके शेड्यूल में जो इंटरव्यू आपको लेना है उसको पोस्ट लंच सेशन कर दीजिए। तो आपको जो सुबह वाला जो टाइम है उसमें थोड़ी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। कौन कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके प्रोफाइल आप चेक कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा इनपुट आपके लिए। ओके फाइन फाइन। तो ओके चलिए, अब ओके हम हमारा ओके। पॉडकास्ट सुनते थैंक यू हैं, ठीक है? थैंक यू। अब हाँ। आपको कई प्रश्न आपके मन में होंगे, उनका जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल शांति बना के रखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे मितुल भाई ललिता बेन बहुत फास्ट बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। ये हम पॉडकास्ट सुना रहे हैं आपको, आज के पूरे सत्र का सारांश, दादा भगवान के स्वर्णिम सूत्र। विषय है जो सच में सोचने का नजरिया बदल सकता है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में
छोटे बड़े टकरावों से, तनाव से, चिंताओं से जूझते रहते हैं। बिल्कुल, चाहे घर हो या ऑफिस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता ही है जो हमारी मानसिक शांति भंग कर देता है। और हम हमेशा इन मुश्किलों का हल बाहर ढूंढते हैं। जबकि जवाब अक्सर हमारे अंदर ही होता है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में आज हम दादा भगवान के स्वर्णिम सूत्रों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। और ये जो सारी जानकारी और गहरी समझ है, ये हमें होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के सौजन्य से मिली है। हाँ, जो दादाजी के विज्ञान पर जैसा है वैसा ही अनुसंधान कर रहा है। और इस मौके पर हमें होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष श्री वसंत भाई पटेल और उपाध्यक्ष श्री लाला भाई पटेल का दिल से धन्यवाद करना ही चाहिए। यकीनन दादाजी के इस विज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का उनका जो महान इरादा है, उसी की वजह से आज ये चर्चा संभव हो पाई है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? आज का मिशन है दादा भगवान के दिए गए 5 मूल सूत्रों में से 2 मास्टर कीज को समझना। अच्छा, वो कौन से 2 सूत्र हैं? टकराव टालिए और एडजस्ट एवरीवेयर। ये 2 सूत्र जो बाकी सभी का आधार हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या राज छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं टकराव टालिए की। हाँ, क्योंकि ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। मुझे पहली बार सुनने पर ऐसा लगा कि ये समस्याओं से भागने या मतलब कमजोर पड़ने की बात हो रही है। सही कहा, ये सबसे आम गलतफहमी है कि कोई कुछ भी कहे और हम बस चुपचाप निकल जाएं। नहीं, दादा भगवान इसे कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी और शक्ति की निशानी बताते हैं। अच्छा, कैसे? वो एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार उदाहरण देते हैं। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और सामने कोई बिजली का खंबा, कोई भैंस या कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसे लड़ते तो नहीं है, साइड से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि टकराने से चोट हमें ही लगेगी। एग्जैक्टली, खंबे का या पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, सही बात है। दादा भगवान कहते हैं कि इसी तरह दुनिया में कुछ लोग खंबे जैसे सख्त स्वभाव के होते हैं, कुछ भैंस जैसे अपनी धुन में मस्त, और कुछ पत्थर जैसे जड़। तो अपनी ही सुरक्षा और अपनी शांति के लिए समझदारी इसी में है कि हम उनसे टकराने के बजाय पास से निकल जाएं। मतलब ये अपनी रक्षा करना है, भागना नहीं। बिल्कुल, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। हम अक्सर लोगों को बदलने में ऊर्जा लगा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद वो अपनी प्रकृति से ही खंभे या पत्थर जैसे हैं। मैंने आपके दिए दस्तावेजों में 1937 की एक बहुत दिलचस्प कहानी पढ़ी थी। हाँ, दादा भगवान के एक कर्मचारी थे जिनका स्वभाव बहुत झगड़ालू था। वो हमेशा किसी न किसी से उलझते रहते थे। तो दादा भगवान ने उन्हें सिर्फ एक ही सूत्र दिया, सिर्फ एक सूत्र, टकराव टालो। और ये कमाल की बात है कि उस एक सूत्र को पकड़कर उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने फिर कभी किसी से टकराव नहीं किया। कभी नहीं। ये एक सूत्र की ताकत है। पर एक सवाल है, हम सड़क के खंभे से तो नहीं टकराते, लेकिन इंसानों से इतनी आसानी से क्यों टकरा जाते हैं? नुकसान तो वहां भी पक्का है। इसकी वजह है कि खंभे से टकराने का नुकसान स्थूल है, मतलब तुरंत दिखता है, चोट लगती है, खून निकलता है। अच्छा, लेकिन इंसानों से टकराव का नुकसान सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म? हाँ, मतलब मन भारी हो जाता है, रिश्ते खराब होते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। हमारी बुद्धि इस सूक्ष्म नुकसान को तुरंत पकड़ नहीं पाती। मैं सही हूं कि अहंकार में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। जबकि दादा भगवान कहते हैं कि हर टकराव में दोनों पक्षों का नुकसान होना तय है। भगवान की अदालत पे ये नहीं देखा जाता कि कौन सही था और कौन गलत। सिर्फ ये देखा जाता है कि टकराव हुआ या नहीं। हाँ, अगर टकराव हुआ तो दोनों गुनहगार हैं। ठीक है, तो टकराव से बचना है। ये खंभे वाला उदाहरण समझ आता है, लेकिन लोगों के साथ ये इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। एडजस्ट एवरीवेयर। टकराव टालिए, ये लक्ष्य है, और एडजस्ट एवरीवेयर उस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका है। वो मास्टर की है। खासतौर पर परिवार जैसी करीबी जगहों के लिए। हाँ, जहां आप किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए दादा भगवान एक बहुत सुंदर रूपक देते हैं, परिवार एक बगीचा। परिवार एक बगीचा, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। दादा भगवान समझाते हैं कि पुराने जमाने में परिवार एक खेत की तरह होते थे। एक खेत की तरह? हाँ, जहाँ एक ही तरह की फसल उगती थी। मतलब अगर गुलाब है तो सारे गुलाब ही हैं। अच्छा, तो सोच, विचार, रहन सहन में ज्यादा फर्क नहीं होता था, इसलिए टकराव भी कम थे। लेकिन आज का जमाना अलग है। आज का परिवार एक बगीचे जैसा है। बिल्कुल, जहाँ गुलाब भी है, मोगरा भी है, चंपा भी है और चमेली भी। हर फूल का रंग अलग, खुशबू अलग, स्वभाव अलग, यहाँ तक कि कांटे भी हैं। हाँ, अब अगर गुलाब मोगरे से शिकायत करे
कि तुम मेरी तरह लाल क्यों नहीं हो, और मोगरा गुलाब को उसके कांटों के लिए ताना दे, तो क्या बगीचे में शांति रहेगी? कभी नहीं। ये बगीचे वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अक्सर अपने परिवार के सदस्यों को बदलने की कोशिश में ही अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, बजाय ये समझने के कि वो एक अलग ही पौधा है जिनकी अपनी खासियतें हैं। सही बात है। तो एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ही यही है कि हर फूल की मौलिकता को स्वीकार करो, उसकी सराहना करो। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी समझ, उसका विकास अलग अलग स्तर पर है। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए दादा भगवान एक और वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं। वो क्या है? काउंटर पुली का सिद्धांत। काउंटर पुली, ये क्या चीज है? जैसे अलग अलग मशीनों के घूमने की रफ्तार, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं, वो अलग अलग होती है। ठीक है। मान लीजिए एक मशीन 500 आरपीएम पे घूम रही है और दूसरी 100 आरपीएम पर। अगर आप इन दोनों को सीधे एक बेल्ट से जोड़ देंगे तो क्या होगा? जबरदस्त झटका लगेगा, चिंगारियां निकलेंगी और शायद मशीन टूट भी जाए। सही, इसीलिए बीच में एक काउंटर पुली लगाई जाती है। अच्छा, वो क्या करती है? ये पुली दोनों की रफ्तार के बीच तालमेल बिठाती है, उसे एडजस्ट करती है ताकि मशीनें आराम से चल सकें। दादा भगवान कहते हैं कि इंसानों के साथ भी यही विज्ञान काम करता है। हर इंसान की समझ का रेवोल्यूशन अलग होता है। तो जब हम एक बच्चे से बात करते हैं तो आपको अपनी समझ को उसके स्तर पर, यानी 100 रेवोल्यूशन पर लाना पड़ता है, और बड़ों से बात करते समय उनके स्तर पर। एग्जैक्टली। आप हर किसी से 500 रेवोल्यूशन की रफ्तार से बात नहीं कर सकते। यही समायोजन है, यही एडजस्टमेंट। एक मिनट, मुझे यहाँ एक दिक्कत महसूस हो रही है। बताइए। ये जो एडजस्ट एवरीवेयर है, ये सुनने में थोड़ा कमजोर सा नहीं लगता है? जैसे कोई आप पर हावी हो रहा है और आप बस एडजस्ट किए जा रहे हैं। क्या ये सहन करने वाली बात नहीं हो गई? अगर कोई बार बार आपके साथ गलत कर रहा है तो आप कब तक एडजस्ट करेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहीं पर दादा भगवान का विज्ञान सबसे अलग और अनूठा हो जाता है। कैसे? दादा भगवान सहन करने के सख्त खिलाफ हैं। सख्त खिलाफ? हाँ, वो कहते हैं कि सहन करना एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। स्प्रिंग को दबाने जैसा? हाँ, आप उसे जितना दबाते जाएंगे वो अंदर ही अंदर और सख्त होता जाएगा। हाँ। और एक दिन जब आपकी सहन शक्ति जवाब दे देगी तो वो स्प्रिंग उतनी ही जोर से उछलेगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। बिल्कुल। मतलब सहन करना एक तरह का दमन है। हाँ। जो बाद में किसी बड़े विस्फोट का रूप ले सकता है, जैसे गुस्सा, नफरत या कोई बीमारी। सही। इसीलिए दादा भगवान सहन करने की जगह समाधान की बात करते हैं। समाधान? हाँ, समायोजन का मतलब सहन करना नहीं है, बल्कि ज्ञानपूर्वक समाधान निकालना है। और ये समाधान कहाँ से आता है? ये इस समझ से आता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें सामने वाला व्यक्ति केवल एक निमित्त है। निमित्त यानी एक माध्यम। हाँ, एक जरिया मात्र। असल में ये हमारे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब है जो आज सामने आकर चुकता हो रहा है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर कोई मेरा अपमान कर रहा है तो गलती उसकी नहीं, मेरे ही किसी पुराने कर्म की है। दादा भगवान के विज्ञान के अनुसार हाँ, जब ये समझ गहराई से उतर जाती है कि ये तो मेरा ही हिसाब है जो बराबर हो रहा है, तब सहन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। कुछ भी नहीं। हिसाब बराबर हो गया, बात खत्म। मन में कोई गांठ नहीं बनती, उस व्यक्ति के लिए द्वेष भी नहीं रहता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पोस्टमैन था जिसने हमारी चिट्ठी हम तक पहुंचाई है। बिल्कुल, ये सॉल्यूशन है। जबकि सहन करने में स्थिति बनी रहती है और अंदर ही अंदर जहर घुलती रहती है। ठीक है, तो जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते और टकराव में उलझ जाते हैं तो उसका सीधा नतीजा होता है मानसिक अशांति, तनाव और चिंता। मुझे याद है दादा भगवान चिंता को प्रकट अग्नि कहते हैं। हाँ, एक ऐसी आग जो साफ साफ जलती हुई दिखती है और ये आग हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। तो इसका मूल कारण क्या है? दादा भगवान इसके मूल कारण पर चोट करते हैं। चिंता का मूल कारण है अहंकार। अहंकार? हाँ, ये भाव कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, मेरे बिना इसका क्या होगा, तभी चिंता की शुरुआत होती है। तो ये मानना कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ एक भ्रम है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि कर्ता कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि वैज्ञानिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी काम के होने के लिए हजारों परिस्थितियां एक साथ आती हैं, तब जाकर वो काम होता है। और हम उन हजारों में से सिर्फ एक हैं। सिर्फ एक। जब हम गलती से ये मान लेते हैं कि ये सब मैंने किया तो हम कर्तापन का बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं और उसी बोझ का नाम चिंता है। ये बहुत दिलचस्प है। जानवर कभी चिंता नहीं करते,
एक मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद सड़क किनारे भी गहरी नींद सो जाता है। लेकिन एक अमीर आदमी को एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। शायद वो मैं ही सब चला रहा हूँ कि बोझ तले दबा है। यही तो विरोधाभास है। दादा भगवान चिंता और विचार में भी एक महीन फर्क बताते हैं। अच्छा, वो क्या है? किसी समस्या के बारे में सोचना, उसके समाधान के लिए योजना बनाना, ये विचार है, ये जरूरी है। लेकिन जब वही विचार एक लूप में घूमने लगे, एक ही बात बार बार मन में आए और आप उस चक्र से बाहर ही ना निकल पाएं, तो वो चिंता बन जाती है। विचार समाधान की ओर ले जाता है, चिंता आपको उसी जगह पे गोल गोल घुमाती है। बिल्कुल। तो इसका कोई व्यवहारिक समाधान है? क्योंकि जीवन में तो कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, उनसे भागा तो नहीं जा सकता। इसके लिए दादा भगवान एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। अपने जीवन को अलग अलग विभागों में बांटें। पार्टीशन एवरीथिंग। मतलब? जब आप ऑफिस में हैं तो सिर्फ ऑफिस का काम करें, घर की चिंता ना करें। जब आप परिवार के साथ खाने की मेज पर हैं तो सिर्फ उस पल में रहें। ऑफिस की फाइलें दिमाग में ना खोलें। और जब सोने जाएं तो दिन भर के सारे विभाग बंद करके जाएं। जिस समय जो काम कर रहे हैं पूरी तरह उसी में रहें। तो आज हमने दादा भगवान के कुछ बहुत ही गहरे सूत्रों को समझने की कोशिश की। टकराव टालिए, लेकिन इसे कमजोरी नहीं, समझदारी मानकर। एडजस्ट एवरीवेयर, लेकिन सहन करने के लिए नहीं, बल्कि समाधान ढूंढने के लिए। परिवार को एक खेत नहीं, बल्कि अलग अलग फूलों का एक सुंदर बगीचा मानना। और चिंता के मूल कारण यानी मैं करता हूं के बोझ को उतार फेंकना। ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है। नहीं, ये एक सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। बिल्कुल। ये केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक क्लेश रहित अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है। दादा भगवान कहते हैं कि किसी से टकराव होना हमारी अपनी अज्ञानता की निशानी है। सही। आज की दुनिया में जहां हमें हर बात पर अपनी राय रखने, स्टैंड लेने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहां ये विचार कितना क्रांतिकारी है। और यही तो सोचने वाली बात है ना, कि शायद चुपचाप समझदारी से एक टकराव से बच निकलने में लड़ने और जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत और गहरी समझ छिपी हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हमारे नोटबुक एलएम एआई की प्रति। ठीक है, तो चलिए, समय भी समाप्त होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे वसंत भाई पटेल साहब भी जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। और हमारे साथ लाला भाई साहब पटेल भी जुड़े हैं। लाला सर, आप समापन कर देंगे इसका भी? लाला सर कार्यक्रम में हैं। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। मैं 2 ही मिनट लूंगा। ये बहुत अच्छे सूत्र है, क्योंकि ये सेशन का आयोजन एक सार रूप हमारे जीवन में कौन सी चीजें शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एप्लीकेबल होती है, और ऑल दिस 5 सूत्र आर इंटरकनेक्टेड एज हैज बीन एक्सप्लेन्ड। उसका सबका मूल है कि मनुष्य कुदरत का मेहमान है। तो आप एक ही सूत्र में ऐसे सब कुछ सूत्र निकलते हैं कि जैसे मेहमान आप कहीं भी गए हो तो यही करते हो, आप एडजस्ट होते हो, आप टकराव टालते हो, मतभेद टालते हो। ठीक है ना? तो इसी तरह से ये बिल्कुल पूरे जीवन में जैसे जैसे हम उसका हर रोज इसका चांस मिलता है। इसका एक फायदा क्या है, चारों सूत्र हमें हर रोज सुबह से आप जगे, जैसे सोनम बहन ने कहा ना कि ऑफिस में भी आपको हर जगह पर ये है, और इससे क्या है, अपना मनोबल इतना बढ़ता है। और जब एक बार आप एडजस्ट हुए तभी ख्याल आता है आपको कि आप एडजस्ट हुए हो, तो आपकी जो मनोबल, मन की शक्ति है, इतनी बढ़ जाती है। इसमें एक ही बात मैं चंद्रकांत ऐड करूंगा कि दादा भगवान ने कहा कि अगर आप एडजस्ट नहीं होते तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि आप दोपहर को निकले, अभी ये गर्मी का मौसम है, दोपहर को निकले, कोई मिला आपको, चंद्रकांत जी कैसा अच्छा पूनम का चांद है, रात के 12 बज गए, ऐसा बोलेगा। आप कहोगे नहीं भाई देखो यार, ये तो पूरी दोपहर है, इतनी गर्मी है, 45 डिग्री। वो नहीं मानेगा। आप 2 बार कहो, 3 बार कहो, ठीक है, एकदम एडजस्ट नहीं होना है, ठीक है। फिर भी अगर चालू रखे तो सही में रात के 12 बजेंगे,
और आपको उसको वो करेक्ट कहना पड़ेगा 12 बजे रात को। तो आपका जो 14 घंटा जो बिगड़ा, तो जो इसमें कहा है कि कई लोग खंबे तरह होते हैं, वो अपने टस से मस नहीं होते। तो इसमें हमारा समय या शक्ति बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कई बार लोग अंदर से समझते हैं मगर बाहर से टस से मस नहीं होंगे। ठीक है ना, उसको पता है, मगर ही कैन प्रूव यू रॉन्ग इफ यू विद द पैसेज ऑफ टाइम ही कैन प्रूव राइट। रॉन्ग पर्सन कैन ऑल्सो प्रूव राइट। ठीक है ना, अभी आप मानिए आप अब यहाँ से प्रोग्राम को अमेरिका से जुड़ा है, तो वो बोलेगा कि वहां तो भाई रात है, लाला भाई दिन क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ही इज राइट फ्रॉम हिज एंगल एंड हिज स्पेस एंड टाइम, एंड वी आर राइट फ्रॉम आवर स्पेस एंड टाइम, सो बोथ आर करेक्ट। सो दिस वे दिस मे बी दिस वन पॉसिबिलिटी जो हमें ध्यान में रखनी है एडजस्ट होते वक्त, इसमें कुछ हमारा नहीं जाता है। Thank you very much. Thank you everyone for a very good attendance and attentive things. The podcast is also excellent. Thank you very much, Neha Ben, और Harin bhai and everybody. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। अब हमारा अगला सत्र जो है प्रतिभागियों, ये होगा 7 जून को, रविवार है उस दिन भी, और विषय बहुत गहन है, पुनर्जन्म और प्रारब्ध। आपका समय ही इस कार्यक्रम के लिए, इस ज्ञान के लिए एकमात्र इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोग अपने मित्र परिवार के साथ जुड़ जाइए। जीवन की ये जो अनसुलझी बातें हैं, कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आपकी यात्रा शांति के साथ उस परम तत्व की ओर अग्रसर होगी। अब यहाँ पर हम समापन करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद आपको। इसी संख्या में अगली बार भी अवश्य जुड़ना। आपका दिन शुभ हो। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद।